दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज एक लंबे अंतराल के बाद पुनः द न्यू भारत का शनिवार का विशेष कार्यक्रम टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ में हम आपका स्वागत करते हैं, जहां बात होती है किताबों की, साहित्य की और साहित्य आपके जीवन को किस तरह समृद्ध बनाता है इस विषय पर। और हमारे साथ बात करते हैं प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी, जो चुनकर आते हैं दो किताबों को प्रति शनिवार के लिए और हमारे साथ उन किताबों पर चर्चा करते हैं और आपके लिए एक अवसर दे जाते हैं कि आप वो किताबें क्यों पढ़ें, एक उत्सुकता का क्षण छोड़ जाते हैं। तो आइए हम जोड़ते हैं हमारे साथ आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी को। सर, स्वागत है आपका द न्यू भारत के इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, एक लंबे अंतराल के बाद हम जुड़ रहे हैं, एक लंबे अंतराल के बाद कार्यक्रम हो रहा है। और इस बीच कुछ दर्शकों के, विशेष रूप से जो साहित्य से जुड़े हैं या साहित्य को पसंद करते हैं, उनके संदेश आए कि शनिवार का वह कार्यक्रम जो आप किताबों पर करते हैं वो पिछले कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है। पवन गौड़ करके हमारे नियमित दर्शक हैं और वे हमारे साथ दरअसल सोमवार को इतिहास के झरोखे से बात करते हैं, तो वे विशेष रूप से आपका कार्यक्रम देखते हैं। तो उनका 10-15 दिन पहले ही मैसेज आया कि आपका वो कार्यक्रम हो नहीं रहा है। तो मैंने कहा नहीं, वो जी जी कार्यक्रम जी। बहुत जल्द दोबारा आपको दिखाई देगा, चिंता मत करिए। तो इस कार्यक्रम से लोगों का जो जुड़ाव है वो इसलिए है क्योंकि किताबों की जो भूमिका उन तक पहुंच जाती है उसके बाद उत्सुकता बढ़ जाती है पढ़ने की। और इस बिल्कुल। क्रम में हमारे साथ जो दर्शक आज जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करते हुए उनसे निवेदन करता हूं कि जो भी किताब प्रेमी हैं, साहित्य प्रेमी हैं, आप उन तक ये कार्यक्रम शेयर करके पहुंचा सकते हैं, साझा करें। चैनल सब्सक्राइब करने का बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है, लेकिन अधिक लोगों तक कार्यक्रम पहुंचाएं ताकि हमारा जो मकसद है वो पूरा हो सके। और आज आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी ने जो किताबों का चयन किया है, उन किताबों के चयन पर हम बात करेंगे, लेकिन पूर्व में उससे आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी, जो कि कवि, आलोचक व संपादक हैं, निदेशक हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली के, उनका मैं दर्शकों की तरफ से विशेष स्वागत करते हुए पहले प्रश्न के साथ आमंत्रित करूंगा कि सर, टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ में आज जिन दो किताबों का आपने चयन किया है, दरअसल वो किताबें कौन सी हैं और किताबों का चयन करने के पीछे मकसद क्या है और उसके जो रचनाकार हैं उन रचनाकारों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। और निश्चित तौर पर एक अंतराल के बाद आज हम लोग यहाँ मिल रहे हैं। और स्वाभाविक है, ये कई बार परिस्थितियां, समय, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके नाते अंतराल आ जाता है। और ये अच्छा है कि इस बीच जो तमाम मित्र हैं उनकी उत्सुकता बढ़ी, उन लोगों ने सोचा कि ये कार्यक्रम चलना चाहिए। तो ये अच्छी ही बात है, इससे पता चला कि हम लोगों का जो कार्यक्रम है वो ठीक चल रहा है। आज जो दो किताबें मैंने चुनी हैं चर्चा के लिए, वो सीधे सीधे हिंदी भाषा की किताबें नहीं हैं, लेकिन अब हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं। ये किताबें हैं उड़िया भाषा की। उड़िया में कविताओं की, कहानियों की, उपन्यासों की एक बड़ी समृद्ध परंपरा रही है। फकीर हम्म। मोहन सेनापति से लेकर अब तक कथा साहित्य में, और कवियों की तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है। और हिंदी के लोग कुछ कवियों को तो बहुत आत्मीयता के साथ पढ़ते रहे हैं, सीताकांत महापात्र जैसे कवियों को, रमाकांत रथ जैसे कवियों को, और भी दर्जनों नाम अभी गिनाए जा सकते हैं। तो आज हमने एक अपेक्षाकृत एक युवा कवित्री को चुना है। हालांकि इतना युवा मामला भी नहीं है जो 40-45 की वय में आ जाए, लेकिन इसको साहित्यिक दुनिया में युवा ही माना जाता है। गायत्री बाला पंडा बहुत महत्वपूर्ण कवित्री हैं समकालीन ओडिया कविता की। उनके दो कविता संग्रहों का चयन हमने किया है, कहने को कुछ नहीं होता और दूसरा दया नदी। दोनों बहुत अच्छे संग्रह हैं। और इस दोनों संग्रहों का अनुवाद किया है यशस्वी अनुवादक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी ने।
राजेंद्र प्रसाद मिश्र एक ऐसे अनुवादक हैं जिन्होंने लगभग 100 किताबों का उड़िया भाषा से हिंदी में अनुवाद किया है रवि जी। ये बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अनुवाद ही करते हो, एक व्यापक जीवन उनका रहा है, हम्म। सार्वजनिक जीवन उनका रहा है। नौकरी की, उन्होंने विश्वविद्यालय में काम किया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक समय में वो प्राध्यापक थे, एसोसिएट प्रोफेसर थे। मॉरिशस में रहे, विश्व हिंदी सचिवालय में वर्धा में रहे। ये सब करते हुए उन्होंने कविताओं का अनुवाद किया, और बहुत कह सकते हैं कि सुंदर अनुवाद होता है उनका, बहुत प्रभावी अनुवाद होता है उनका। तो आज मैंने गायत्री बाला पंडा के 2 कविता संग्रह चुने हैं, और दोनों का अनुवाद राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है। और दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। गायत्री इस समय उड़िया की मतलब कह सकते हैं सिर्फ स्त्री कविता की नहीं, पूरी हम्म। जो समूची उड़िया कविता है उसका एक प्रमुख चेहरा है, प्रमुख आवाज है। और राजेंद्र जी के बारे में तो मैंने आपको बताया है। यानी आज जिन दो किताबों पर बात होने वाली है, उनमें पहली किताब है दयानि दया नदी, और दूसरी किताब है कहने को कुछ नहीं होता। सर, दोनों ही किताबें बिल्कुल। अनुवाद की किताब है। तो इससे पहले कि आप किताब पर जाएं, बहुत सारे दर्शकों की ये मन में इच्छा होती है कि अनुवाद क्यों होता है। मान के चलें कि उड़िया में लिख दिया गया, तो उसे अनुवाद करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसे अनुवाद क्यों किया जाता है, और उड़िया के समाज में जो घट रहा है वो हिंदी के समाज से थोड़ा अलग होगा, बहुत अलग होगा। और अनुवाद जब किया जाता है तो उसके पीछे का मकसद क्या होता है, अनुवाद क्यों किया जा रहा है, किस प्रकार काम हो रहा है, और उससे हिंदी साहित्य पर, हिंदी समाज पर किस प्रकार का असर पड़ेगा। क्यों आपने अनुवाद की किताब चुनी है? रवि, ये बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल अक्सर ये चर्चा होती है और लोग कहते हैं कि अनुवादों में साहित्य वैसा ही नहीं रह जाता जैसा अपनी भाषा में हम्म। होता है। कविता के संदर्भ में विशेष तौर पर लोग कहते हैं। कई बार ऐसा होता भी है, लेकिन एक बात याद रखिए, कोई भी एक व्यक्ति दुनिया की सभी भाषाएं नहीं जान सकता है। कोई हम्म। एक व्यक्ति 2 भाषाएं, 4 भाषाएं, 5 भाषाएं जान लेगा, 10 भाषाएं जान लेगा। तो अनुवाद ही वह स्रोत है जिसके हम्म। माध्यम से वह दुनिया की किसी भी भाषा का साहित्य पढ़ सकता है एक पाठक। वही हम्म। सेतु है 2 भाषाओं के बीच। और भारत जैसे देश में जो कि एक महादेश है, जहां पर कई भाषाएं इतनी समृद्ध हैं, उनका साहित्य इतना समृद्ध है कि अगर अनुवाद न हो तो इस मोहल्ले की खबर उस मोहल्ले नहीं जाएगी। यानी उड़ीसा, हम्म। बंगाल, आसाम, दक्षिण के राज्य, महाराष्ट्र, गुजरात, सब को देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, सब में तो महान साहित्य रचा गया है और रचा जा रहा है। वो अनुवाद है जिसने ये संभव किया कि हम मराठी के भक्त कवियों को जान सकें, हम गुजराती के भक्त कवियों को हम्म। जान सकें, हम दक्षिण के भक्त कवियों को जान सकें, समकालीन साहित्य को जान सकें, कहानियों उपन्यासों को जान सकें। तो अनुवाद जो है वह एक तरह से भारत के संदर्भ में अगर देखेंगे तो सांस्कृतिक एकता का सेतु है। वो प्रोटोप्लाज्म है, एक तरह से अनुवाद जो है प्रोटोप्लाज्म है हमारी सांस्कृतिक एकता के लिए। जब भारत में मतलब एक इस तरह का लोकतंत्र नहीं था, छोटे छोटे राजे रजवाड़े थे, तब भी हम्म। अ, जो हम्म। सांस्कृतिक एकता थी वो साहित्य में ही थी, साहित्य में ही थी, हमारे आचरण में थी। तो अनुवाद हम्म। का बहुत बड़ा रोल है। और इसलिए अनुवादकों के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है, चाहे वो भारतीय भाषाओं से कर रहे हों या दुनिया की हम्म। किसी भाषा से कर रहे हों, या हिंदी को दूसरी भाषाओं में जी। ले जा रहे हों। अनुवादक जो है एक तरह से पुनर्सृजन का काम करता है। उसे कवि या कथाकार के जितना ही हम्म। महत्व मिलना चाहिए, उससे कम महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। वरना आज देखिए, अगर ये अनुवाद नहीं होते तो मैं उड़िया भाषा नहीं जानता हूँ, मैं गायत्री बाला पंडा का नाम सुनकर रह जाता, मैं उनकी कविताएं नहीं पढ़ सकता था, मैं सीताकांत महापात्र को नहीं पढ़ सकता था, हम्म। मैं फकीर मोहन सेनापति को नहीं पढ़ सकता, हम्म। मैं बंकिम का, शरद का, रविन्द्रनाथ ठाकुर का साहित्य नहीं पढ़ सकता, मैं वैकोम बशीर का साहित्य नहीं पढ़ सकता, है ना। मैं एम टी वासुदेवन नायर को नहीं पढ़ सकता, मैं जयकांतन को तमिल से नहीं पढ़ सकता था, मैं आनंद को कन्नड़ से नहीं पढ़ सकता था, या
तेलुगु के किसी रचनाकार को नहीं पढ़ सकता था, मराठी से शिवाजी सावंत को नहीं पढ़ सकता था, गुजराती के लेखकों को नहीं पढ़ सकता। तो अनुवाद ने ये संभव किया है। इसलिए मैंने अनुवाद की ये पुस्तकें चुनी हैं, और मेरा मानना है कि अनुवाद में आई किताबों की भी चर्चा उतनी ही गंभीरता से की जानी चाहिए जितनी गंभीरता से हम अपनी मूल हम्म, भाषा में आई रचनाओं की चर्चा करते हैं। इससे परिसर बड़ा होता है, हम्म, इससे साहित्य का परिसर बड़ा होता है। और देखिए ना, भारत तो देखिए थोड़ा बहुत अंतर होता है रहन सहन में, कुछ चीजों में, जी। लेकिन बहुत सारी चीजें एक जैसी ही होती हैं। रवि, देखिए स्त्रियों के दुख भारत में लगभग चारों तरफ एक जैसे हैं, और हम्म, इन कविताओं में स्त्री जीवन उभर कर आया है। श्रमिकों का जीवन एक जैसा है, किसानों का जीवन लगभग एक जैसा है, वंचना एक जैसी है। लोकतंत्र का हम्म, जो स्वरूप है, उसमें बहुत सारी चीजें समानता है। तो एक तरह से अनुवाद, यानी कि गायत्री बाला पंडा को जब हम पढ़ते हैं तो हम हिंदी के परिसर को बढ़ाते हैं। हमारा ही जो कैंपस है हिंदी हम्म। साहित्य का, वो और बड़ा हो जाता है, हमारा परिसर बड़ा हो जाता है। इसलिए अनुवाद बहुत जरूरी है। सर, आपने कहा कि स्त्री समाज पर उन्होंने रचनाएं रची हैं, और पांडा जी के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने 12 साल की उम्र में पहली कविता उनकी प्रकाशित हो गई थी। बचपन से उन्हें लिखना शुरू कर दिया था। तो लिखने का जो सिलसिला शुरू हुआ 2011 में, केंद्रीय साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी उन्हें मिला हुआ है। तो हिंदी, यदि उड़िया स्त्री समाज और हिंदी स्त्री समाज के बीच अंतर देखें, आज जो किताब आपने चुनी है, जिसमें से कहने को कुछ नहीं होता, किस रूप में आप देखते हैं दोनों समाज के बीच अंतर क्या है? क्योंकि तुलना होगी, तुलना के बाद में विश्लेषण निकलेगा, और विश्लेषण के लिए बहुत जरूरी है कि एक निष्कर्ष तो आना चाहिए ना, कि हमने जब दो चीजों को सामने रखा है तो कुछ ठोस निकल करके आए। तो आप किस रूप में देखते हैं इसे, कि दोनों समाजों के बीच क्या अंतर है और हम कितने समकक्ष हैं? यही मैं निवेदन कर रहा था अभी रवि पहले, कि देखिए क्या है कि भारत में बहुत सारी चीजें तो एक जैसी हैं, लेकिन हम्म, आचरण में कुछ अंतर होता है। उड़िया समाज हम्म, जो है, उड़ीसा, बंगाल और बिहार का एक बड़ा हिस्सा एक दूसरे से इस तरह जुड़े हम्म, हुए हैं, तो बहुत सारी चीजें जो हैं सांस्कृतिक रूप से एक जैसी हैं। भाषा जरूर अलग है, पर खान पान भी एक जैसा है। आप बिहार के एक बड़े हिस्से से लेके बंगाल से उड़ीसा तक जाइए तो आप देखेंगे कि मछली केंद्रित भोजन जो है वहाँ विशेष तौर पर है। स्त्रियों के हम्म, जीवन का संघर्ष पूरे भारत में एक जैसा है। उनकी चिंता एक जैसी है। उसमें मैं बहुत अंतर नहीं देखता, सिवाय इसके कि उड़ीसा के कुछ हिस्सों में निश्चित तौर पर बहुत गरीबी रही है, और गरीबी पूरे भारत के तमाम हिस्सों में रही है। तो वहां पर ये अंतर हो सकता है कि एक मध्यवर्गीय स्त्री, एक वंचित समुदाय की स्त्री, एक उच्च वर्गीय स्त्री, उसके हम्म, सामान्य रहन सहन में अंतर हो सकता है, लेकिन समस्याएं सबके जीवन की लगभग एक जैसी हैं। मेडिकल सुविधाएं भले ही अलग अलग हों, हम्म, लेकिन जो सांस्कृतिक चित्त है वो एक जैसा ही है पूरे देश का। और वहाँ स्त्री के लिए सम्मान का भाव हो या दूसरे भाव हो, एक जैसे ही। ये जो संग्रह है, मैं कहूँ हम्म, कि जिसका नाम कहने को कुछ नहीं होता, इस जी। संग्रह में बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं। और मैं ये देख रहा था कि गायत्री वाला पंडा को मतलब सिर्फ विषय उठाना ही नहीं आता है, बल्कि उसका जो निर्वाह है वह भी बहुत सलीके से हम्म, वो करती हैं। बहुत सलीके से उसका निर्वाह उनके वहां होता है। और भाषा में अनुवाद से ये अनुमान लगा सकता हूँ कि बहुत भावप्रवण और तार्किक भाषा एक साथ उनके वहां दिखाई देती है। शब्द हम्म, शब्द विन्यास जो उनके वहां है, वाक्य विन्यास जो उनकी कविता में आते हैं, वो बहुत आकर्षित करते हैं। विषय वस्तु तो आकर्षित करती ही करती है। और राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने इनका जो अनुवाद किया है, कहीं से नहीं लगता कि आप हिंदी की कविता नहीं पढ़ रहे हैं। वो सांस्कृतिक चित्त की हम्म, एकता भी इसका इसका कारण है। जो सांस्कृतिक चित्त की एकता है, वह भी उसका एक कारण है। समस्याओं का एक जैसा होना भी इसका कारण है। और अनुवाद की ताकत है ये,
कि कोई चीज हम्म अपरिचित न रह जाए, कोई चीज वायवीय न लगे। और ये चीज है, जैसे मैं मतलब जब होता है कि अ, वाक्य जब बनता है कि कुछ शब्द उद्धत धूप बन नाच रहे हैं हाईवे पर। ये देखिए जीवन कैसे आता है, कैसे हमारा समय, हमारे समय की चीजें आती हैं। पुरानी कविताओं में हम्म इस तरह की भाषा नहीं आती थी, हाईवे वगैरह ये सब नए जीवन के शब्द हैं। वो आते हैं और आज के यथार्थ को पकड़ते हैं। कुछ शब्द मध्याह्न भोजन की दाल सुड़कते हुए रट रहे हैं पहाड़ा दो दूनी चार, इस हम्म तरह का। और अ, तो कुछ इत्र की तरह महक रहे हैं गणिका की वक्ष संधि में। और इस तरह के जो प्रयोग हैं ये बहुत कह सकते हैं परिपक्वता दिखाते हैं कवित्री की, कि कितनी परिपक्व यह कवित्री है। दो कविताएं मैं इस संग्रह से कहूं। एक कविता है सेल्फी। जी। ये कविता है कि मैं बल्कि इस कविता के कुछ हिस्से मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, फिर सर चर्चा करता स्वागत है। हूँ कि इस तरह के विषय जो चुनने का है। कि आज ली यह सेल्फी बिना मेकअप के। कोई कहता है बारिश से धुली सुबह है, तो कोई कहता है पत्ते के किनारे बूंद भर ओस। मैं ध्यान नहीं देती किसी की टिप्पणी पर, तभी से मैं ताक रही हूँ उस तस्वीर की ओर। मुझे दिख जाता है असुंदर होने के कारण बिन ब्याही रह गई पारो दीदी का चेहरा। जो मायूस दिखती थी हमेशा, कहती थी मेरा चेहरा नहीं मन देखो, जो है ताजे मोगरे का एक गुच्छा सफेद और खुशबूदार। हम्म यथार्थ के साथ साथ इस कविता में जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जो बिंब सृजित किए जा रहे हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए। इससे कवि की हम्म सामर्थ्य का पता चलता है, कवि की रेंज का पता चलता है कि कवि की अपनी रेंज क्या है। हम्म और यह पूरी कविता, रवि, जो है जी। तुम जिसे सेल्फी कहते हो, मैं हम्म समझती हूँ कोलाज। अ, जिसे तुम सेल्फी कहते हो मैं समझती हूँ कोलाज, अनगिनत लोगों की मुस्कान, रुलाई और कोलाहल के वास्तविक चित्र रूप। जबकि तुम कह सकते हो मुझे चित्रकारी की कोई समझ नहीं, मैं तो कविता लिखने वाली इंसान। वाह। यह बहुत सहजता के साथ संश्लिष्ट हम्म यथार्थ को सादगी के साथ कह देने की कला गायत्री वाला पंडा में दिखाई देती है। ये बहुत बड़ी बात है, ये आसान चीज नहीं है। लोग आसान चीजों को कठिन बनाकर प्रस्तुत करते हैं, जो कि जी। सामान्य प्रतिभा का काम है, जो कि सामान्य प्रतिभा का काम है। बड़ी प्रतिभा वह होती है जो संश्लिष्ट चीजों को आसानी से प्रस्तुत करती, जैसे कबीर कर रहे थे हमारे वहां, जैसे तुलसीदास ने हम्म किया हमारे वहां, जैसे मीरा ने किया हमारे वहां, जैसे केदारनाथ सिंह ने किया हमारे वहां, रघुवीर सहाय ने किया हमारे वहां। तो ये एक बड़ी कला है, एक बड़ी कला है जो गायत्री वाला पंडा की कविताओं में मुझे दिखाई देती है। हाँ। हम्म मुझे मुझे वो कभी अपील नहीं करते जो बहुत साधारण सी बातों को इस तरह रखते हैं कि जैसे वो कोई बड़ी बात कह रहे हैं। कभी वो हम्म प्रभावित करता है जो बड़ी बात को सादगी के साथ सरल रख तरीके। देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो सरल तरीके से रख लेता है, कभी नहीं मानना चाहिए कि वो बहुत आसान कवि है। हम्म उसको समझने में ज्यादा वक्त लगता है, ज्यादा वक्त देना पड़ता है। ये बड़ी चीज है। ये कविता बहुत महत्वपूर्ण है। जो सवाल आपने किया उस दृष्टि से भी कविता का शीर्षक ही देखिए, एक औरत का देश के बारे में सोचना। हम्म एक औरत अपने राष्ट्र के बारे में, अपने देश के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में कैसे सोचती है, और वो सोचेगी तो क्या निकल कर आएगा। सबकी यह जी। धारणा है कि एक औरत सोच सकती है सिर्फ साड़ी गहना घर गृहस्थी के बारे में। वाह। दुनिया तारीफ करती है उसकी साड़ी के रंग की, या ब्लाउज के डिजाइन, या कान गला ललाट हाथ के गहनों की। मानो इतना ही हो उसका व्यक्ति, तो मानो इतना ही ठीक ठाक है, तो वह औरत स्वयं संपूर्ण समर्थ और संपन्न है। ये कविता यहाँ से शुरू होती है कि कैसे हमने इस स्त्री की एक स्टीरियोटाइप छवि बना ली है। एक अ, हम्म एक सांस्कृतिक मन में एक जगह बना ली है कि स्त्री माने इतना ही। उस जी। सांस्कृतिक मन को बदलने की कोशिश करती हैं गायत्री बाला पंडा की कविताएं। जो जड़ता है पितृसत्ता की, उस पितृसत्ता की जड़ता को धीरे से
धीरे से हम्म। वहां खटखटाती हैं कि जाग जाओ, ये जागने का समय है, जागने का समय है। कोई हम्म। अतिशय क्रांतिकारिता नहीं दिखाती गायत्री बाला पंडा, क्योंकि वो जानती हैं कि ऐसी जड़ताएं जो हैं वो धीरे धीरे ही बदली जा सकती हैं, चेतना का कायांतरण करके ही बदली जा सकती हैं। आप सिर्फ एक चीज को कुछ दिन दृश्य से हटा दीजिए तो वह चीज समाप्त नहीं होती, वो फिर दृश्य में आ जाती है। लेकिन हम्म। जब आप हम्म। उस चीज का अस्तित्व मिटा देते हैं तो वो कभी नहीं आती है। तो ये जो हम्म। स्त्री को लेकर तमाम दृष्टिकोण है, ये तभी समाप्त होंगे जब चेतना का कायांतरण होगा, जब चेतना के स्तर पर बदलाव होगा, तब ये चीजें बदलेंगी। ये पूरी कविता एक औरत का देश के बारे में सोचना कोई इसी तरह से मतलब हमारे सामने लेकर आती है। कोई, क्या कोई जानता है कि एक औरत भी सोच सकती है आ, आतंकित देश विदेश के बारे में, अस्थिर कश्मीर की दहशत भरी घाटी के लाचार लोगों की व्यथा के बारे में, और भी बहुत सारी, आतंकवाद के बारे में, अस्थिरता के बारे में, स्त्रियों पर हो रहे बलात्कार और अत्याचार के बारे में। और एक तरह से यह कविता बहुत सामान्य ढंग से शुरू होकर एक गंभीर राजनीतिक कविता में बदल जाती है, बिना कोई हम्म। शोर किए, बिना कोई हंगामा किए। यही हम्म। कविता की कला होती है। ये नारा नहीं है, कविता नारा नहीं है। कविता का हम्म। कोई इस्तेमाल नारे की तरह कर ले वो अलग चीज है, लेकिन कविता में अनिवार्य रूप से नारा लाना कविता की कला को कमजोर करना है। कविता की कला यह है कि आप बहुत सघन ढंग से ऐसी चीजों को लेकर आए, वैचारिक चीजों को लेकर आए जो विरेचन कर दें, कैथारसिस कर दें और चीजों को बदल कर रख दें। कविता क्रांति नहीं करती है, कविता हम्म। क्रांति के लिए औजार का काम करती है, और एक औजार का काम करती है, मन को बदलने का औजार। हाँ, हम्म। सोच को बदलने का काम करती है। पूरे लिटरेचर का यही काम, पूरे लिटरेचर का यही काम गायत्री बाला पंडा की कविताएं ये करती हैं। वो पद्मावती कविता हो या और कोई भी प्रार्थना के शब्दों की तरह कविता हो, भाषा गान हो, ये जो संग्रह है, ये संग्रह जहां समाप्त होता है, बल्कि अंतिम कविता की जो एक तरह से पंक्तियां हैं, वो पंक्तियां मैं अगर रखूं तो ये पता चलेगा कि गायत्री बाला पंडा सोचती क्या है और चाहती क्या है। हम्म। अंधेरा भी नक्षत्र सा चमक सकता है, रच सकता है अद्भुत लीला। नहीं, भविष्य की बात मैं नहीं करूंगी, मेरे हम्म। अंतहीन प्रस्थान से गढ़ा एक समय भ्रम में ही सही चमकता रहे चमचम। दुनिया को जरा और भी खूबसूरत देखने की आतुरता सबके मन में स्फटिक बन लुढ़कता रहे। तो गायत्री बाला पंडा की कविताएं दुनिया को और सुंदर देखना चाहती हैं, और दुनिया सुंदर तभी बदलेगी जब साहचर्य का कोई नया सौंदर्य शास्त्र आएगा। स्त्री पुरुष संबंधों का जो गणित है, जो पूरा व्याकरण है, उसको नए सिरे से देखना और समझना होगा। और यह पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए सत्य है, यह देखने की जरूरत है। ये जो दूसरा संग्रह है दया नदी, यह जी। जी सर। इसका ये इतिहास से जुड़ी चीज है। जो कलिंग का युद्ध हुआ था, हम सब जानते हम्म। हैं कि अशोक उसके बाद बौद्ध हो गए, अहिंसा का रास्ता ले लिया उन्होंने, लेकिन उसके पहले लाखों लोग मारे गए। पूरे इतिहास के प्रसंग के साथ गायत्री बाला पंडा इसमें आती हैं, और ये बताती हैं कि ये जो दया नदी है वो मात्र एक नदी नहीं है, वो कलिंग युद्ध की साक्षी है। उसकी पुतलियों में वह भीषण नरसंहार है। हाँ? हम्म। उसका पानी जब एकदम लाल हो गया, बहुत सी नदियां हैं बहती चली जाती हैं, एक नदी जो जीवन दायिनी होती है, उस नदी के भीतर लोगों का रक्त बह गया, यानी जीवन समाप्त हो गया वहां पर। ये मार्मिक प्रसंग लेकर के आती हैं, और ये पूरा संग्रह दया नदी को समर्पित है। और उसी तरह से निकल करके संख्याओं में है कि कितनी कविताएं हैं कुल। इसमें एक तरह से देखें तो 62 कविताएं हैं, और एक समाहार करती कविता है कि हम्म। मैं उस पर आऊंगा। और इसमें कैसे कहती हैं, जब ये संग्रह शुरू ही होता है तो देखें, जहां पर एक तरह से किसी को समर्पित किए बिना इसको समर्पण का पन्ना चाहे तो मान सकते हैं आप। आ,
दया नदी के लिए ही ये संग्रह समर्पित भी है, जो केवल इतिहास या किंवदंतियों में हम्म। नहीं, हर ओडिया की धमनियों में विस्मय, विषाद या विशोद, या मतलब वो विषाद की तरह ही वहां पर आती है वो, और बह रही है उनकी धमनियों में, ये कहना चाहती हैं। और आगे पंक्ति आती है, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। इससे पता चलता है कि कवि कितना समृद्ध है। हम्म। युद्ध कभी युद्ध कभी समृद्धि नहीं लौटाता, न ही लाता है शांति। युद्ध प्रगति लाता ही नहीं, लाता है पश्चाताप और पीड़ाएं अनंत। अशोक वाह। बदल गया, अशोक बदल गया, हम्म। अहिंसा की ओर चला गया, लेकिन वो जो लाखों लोग मार दिए गए, वो जो लाखों परिवार नष्ट हो गए, वह जो धरती जहां फसलें उगती थी, जो रक्त रंजित हो गई, उसको हम्म। कौन लौटाएगा? उसको कौन वाह। लौटाएगा? कैसे 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 वो चीजें आएंगी? आ, युद्ध अनिवार्य रूप से मनुष्य विरोधी चीज है, उसका साथ नहीं दिया जा सकता, उसके बारे में चर्चा नहीं की जा सकती, मतलब चर्चा का मतलब उसके पक्ष में चर्चा नहीं की जा सकती। हे असंख्य तारों, एक एक कर अब तुम्हें पुकारूं किस नाम से, सिर्फ आसमान में ही नहीं। तुम हो, तुम तो अब जल रहे हो मेरे अंतःकरण में, अति उज्जवल हो। ये गायत्री बाला पंडा की तरफ से आप इसको मान सकते हैं। बहुत समृद्ध कवित्री मुझे लगी इन दो संग्रहों वाह। के माध्यम से गायत्री बाला पंडा। कम होता है कि किसी के एक संग्रह या दो संग्रह से गुजरिए और उसका कोई गहरा प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पर पड़े। मेरे मन मस्तिष्क पर इन कविताओं का गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए अभी पिछले ही दिनों ये संग्रह मेरे हाथ आए हैं, और मैंने और किताबों को किनारे करते हुए आज इन पर चर्चा करने के लिए इनको चुना। अ, इसमें जो 19वीं कविता है, कभी कभी मैं राह भटक जाती हूँ, किसी हम्म। किसी की आंखों की पुतलियों के अंधेरे में इधर उधर बह जाती हूँ। वे किसकी आंखें हैं, क्या मैं उसे पहचानती हूँ? उसका नाम, गांव, गोत्र, वंश, परिचय जानती हूँ या नहीं, जानने का आग्रह नहीं होता, नहीं होता है उपाय कोई। कभी कभी मैं चुक जाना चाहती हूँ, राह भटक जाने में अपूर्व आनंद होता है। किंवदंती की कोई बात मैं नहीं सुनती, मैं चाहती हूँ रुक जाना, किसी किसी की छाती के एकांत कोने में मैं चाहती हूँ बह जाना, किसी किसी की शिरा धमनियों में मैं चाहती हूँ खो जाना, किसी किसी की अन्य मनस्कता में मैं चाहती हूँ डूब जाना, किसी किसी के दुख की गहराई में क्या मैं सही सही समझ पाऊंगी कितना सुख हम्म। मिलता है कभी कभी राह भटक जाने। यह दया नदी की ओर से सारी कविताएं हैं। एक तरह से हम्म। दया दया नदी की आवाज में गायत्री बाला पंडा की आवाज है, या गायत्री हम्म। बाला पंडा की आवाज में आ, दया नदी की कह आवाज रही है। है। और हम्म। नदी नदी भी एक स्त्री मन है, गायत्री बाला बिल्कुल। पंडा भी एक स्त्री मन है। मुझे लगता है कि कोई पुरुष अगर दया नदी पर कविताएं लिखता तो हो सकता है बहुत अच्छी कविताएं लिखता, लेकिन जिस ढंग से आ, गायत्री बाला पंडा के स्त्री मन ने दया नदी के स्त्री मन को पकड़ा है, शायद हम्म। कोई पुरुष मन नहीं पकड़ पाता, यथार्थ क्या के बात। बहुत करीब होकर भी शायद नहीं पकड़ पाता। यही अंतर है, इसको समझना चाहिए। देह ही दया नदी है, जो परिशिष्ट के तौर पर कविता है। इसमें इतिहास को रट रट कर याद करने से जिंदा नहीं रहता इतिहास। क्या अद्भुत बात है। पंक्ति है ये, अद्भुत पंक्ति है ये। इतिहास को रट रट कर याद करने से जिंदा नहीं रहता इतिहास। इतिहास की आत्मा होती है हवा में, रेंगती चढ़ती है लतासी, समय की पूरी दीवार पर हरी हरी दिखती है तभी, लालच में उसे तोड़ लेता है इंसान अपने इस्तेमाल के लिए। मैं भी बार बार आ जाती हूँ उसी लालच की चपेट में, उलझ जाती हूँ भ्रम में। रक्त से लाल हुई दया नदी किनारे जाकर खड़ी हो जाती हूँ आधी रात में, पूछती हूँ क्या आज तक बचा रखा है तुमने उस दिन के लाल रंग से चुटकी भर, उस पुराने घाव का दर्द जरा सा, इतने सालों से इतना पानी बह जाने के बावजूद दया नदी कुछ नहीं कहती। मैं इतिहास में जाती हूँ, वहां असंख्य नदियां हैं, असंख्य तट, वहां खड़ी हो मैं चीखती चिल्लाती हूँ तो दया नदी टेढ़ी मेढ़ी होकर समा जाती है मेरे रक्त में। मेरा रक्त और भी गाढ़ा दिखता है, मुझे लगता है मेरी धमनियों में दया नदी की जलधारा है।
मेरी देह ही दया नदी है, मैं जो कह रहा था, स्त्री मन, हम्म। दोनों का जो स्त्री मन है, मेरी देह ही दया नदी है, रक्त क्षोभ पश्चाताप, पश्चाताप से कल कल, सपने के रंग, दुख के रंग, खूबसूरती के रंग, सद्भावना के रंग जैसा दया नदी का रंग उड़ीसा की एक एक शिरा में होता है, आंखों से ओझल होने तक भविष्य के मोड़ पर खड़ी दया नदी इंसानियत की राह दिखाती है इंसान को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ दया नदी का महत्व सिर्फ हम्म। उड़ीसा के संदर्भ में नहीं है। दया जी। नदी का संदर्भ सिर्फ कलिंग युद्ध में मारे गए लोगों से नहीं है। दया नदी एक प्रतीक है तमाम युद्धों का हम्म। प्रतिकार करती हुई, युद्धों का प्रतिकार करती हुई पूरी दुनिया में कहीं भी युद्ध हो, आप दया नदी का जो प्रतिकार है उसमें ढूंढ सकते हैं। कलिंग युद्ध हर भारतीय के मन पर बना हुआ एक घाव है। उसे सिर्फ उड़ीसा तक ना देखें, आज जो एक भारत है पूरा का पूरा, हर भारत के मन पर कलिंग युद्ध का घाव है। हर हम्म। भारत हर भारतीय के मन पर उस हर युद्ध का घाव है जो किसी भारतीय का रक्त बहाने के लिए की गई, जो किसी सीमित स्वार्थ के लिए की गई, वो हर भारतीय के मन का घाव है। और इस अर्थ में मैं कहना चाहता हूँ कि ये कविता बहुत हद तक हमें इतिहास से जोड़ती हुई वर्तमान की व्याख्या के लिए विकल करती है, तत्पर करती क्या है। बात। इन दोनों इन दोनों संग्रहों के लिए कहने को कुछ नहीं होता और दया नदी, इन दोनों संग्रहों के लिए मैं उड़िया भाषा में लिखने वाली इस समर्थ भारतीय कवित्री को बधाई देता हूँ। और साथ में जिस तरह से आदरणीय सर आपने इसकी व्याख्या की, इसका विश्लेषण किया, और कविताएं जो पढ़ी आपने, विशेष रूप से जो दूसरी कविता थी युद्ध से संदर्भित, सही रूप में जो युद्ध को समझाना चाहती है कि युद्ध के परिणाम क्या होते हैं, और जिस तरह से उसका अनुवाद किया गया है, अनुवाद से यदि हिंदी की कविता पढ़ने में इतना आनंद आ रहा है तो इसके उड़िया के भाव कहीं और ज्यादा दिल के करीब जाते होंगे। तो आप इसके अनुवाद को, इसकी शब्द रचना को, इसके शब्दों के चयन को और इसके भाव को राजेंद्र जी ने जिस तरह से किया है, उस पर आप क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा अनुवाद। मैंने आरंभ में कहा कि मैं अनुवाद को पुनर्सृजन ही मानता हूँ, और हम्म। राजेंद्र प्रसाद मिश्र अनुवाद के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को जानता हूँ कि कई बार वो अनुवाद करते हुए जब किसी शब्द पर कहीं रुकते हैं, जबकि वो मूल रूप से उड़िया भाषी हैं, हम्म। भोजपुरी भी बहुत अच्छी बोल लेते हैं, उन्होंने अपने गुरु से कभी भोजपुरी सीखी थी, वहीं हम्म। कटक के पास रहते हुए उन्होंने या जहाँ भी उनका गांव था उस गांव के पास रहते हुए सीखी थी। हिंदी और अंग्रेजी तो वो जानते ही जानते हैं। तो बावजूद इसके वो हमारे, मैं तो मानता हूं कि शिखर कवि रहे प्रोफेसर केदारनाथ सिंह से कई बार मैंने देखा कि वो उनसे चर्चा करते थे किसी शब्द के लिए। यह सौभाग्य मुझे भी हासिल है कि कई बार उन्होंने मुझसे भी कुछ शब्दों को लेकर चर्चा की है कि क्या रखा जाए। तो एक सचेत अनुवादक हैं वो, सिर्फ रस्म अदायगी के लिए नहीं करते वो, सचमुच वो चाहते हैं कि जो रचना अनुदित हो रही है उसका विस्तार हो, वो लोगों तक वो पहुंचे, तो डूब कर पुनर्सृजन करते हैं एक तरह से राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी। तो निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र तो हैं ही, अगर वो नहीं होते तो आज मैं ये चर्चा नहीं कर पाता। अनुवाद है इसलिए चर्चा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जिस तरह से कविता चुनी गई है, कविता के जो विषय वस्तु है, वो सचमुच में हर किसी के करीब से गुजरेगा। जैसा आपने कहा कि आपके दिल पर, आपके हृदय पर अंकित कर देती है कविताएं, स्थान बना लेती है। वो स्थान तब बना पाता है कोई कवि कवित्री, जब वो ऐसे विषयों को चुनते हैं जो विषय आम तौर पर लोग चुनना पसंद नहीं करते, और यदि चुनते हैं तो शायद उसमें उतने सफल नहीं हो पाते। सर, ये किताब जो आपने दो बताई, इन दोनों किताबों का प्रकाशन और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसकी जानकारी कार्यक्रम के अंत में हम आपसे लेते हैं। तो आज का आखिरी सवाल आपसे यही है ये कि देखिए, कैसे एक दोनों पाठक इसे दो, प्राप्त कर दो, सकता है?
दोनों किताबें अमेजन पर उपलब्ध हैं। अमेजन से कोई भी चाहे तो इसे अर्जित कर सकता है जी। दोनों किताबें अर्जित हैं। एक प्रलेख प्रकाशन से छपी है और एक राजकमल प्रकाशन से छपी जी, यानी अमेज़न से आप इन किताबों को प्राप्त कर सकते हैं। पहली किताब है कहने को कुछ नहीं होता, गायत्री बाला पंडा की किताब है जिसका अनुवाद किया है राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी ने। और दूसरी किताब प्रलेख है से छपी है। दया प्रलय से छपी है। और दया नदी कलिंग युद्ध की साक्षी, एक ऐसी किताब जो कि युद्ध के बाद क्या होता है उसका सचित्र चित्रण करती है। गायत्री बाला पंडा जी की ही है, अनुवाद किया है राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी ने और ये राजकमल प्रकाशन की है। आप अमेज़न पे जाकर इन किताबों को प्राप्त कर सकते हैं। और इन किताबों को क्यों पढ़ें, इन कविताओं को क्यों पढ़ें, इन कविताओं के पीछे का भाव आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी ने आप तक पहुंचाया है। और इन जिन कविताओं का पाठ उन्होंने किया, उन कविताओं को सुनने के बाद हर कोई जो किताब प्रेमी है, साहित्य प्रेमी है, कविता प्रेमी है, वो चाहेगा कि जल्द से जल्द ये किताब आपके हाथ लगे और आप इनकी, विशेष रूप से दया नदी की वह कविता जो सर ने सबसे पहले पढ़ा कि युद्ध के बाद क्या मिलता है, पश्चाताप और अन्य, किस रूप में लिखी गई है, क्या संदेश देती है, अशोक के परिवर्तन और अन्य को जिस तरह से परिभाषित करती हैं, पढ़ने योग्य हैं। तो जरूर आप दया नदी और हमारी दूसरी किताब कहने को कुछ नहीं होता पर पढ़ें, अपने विचार और आज के इस कार्यक्रम पर अपने विचार जरूर दें। आदरणीय सर प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी, आप द न्यू भारत के लिए अपना कीमती समय निकाला आपने। मैं आपका दर्शकों और द न्यू भारत की तरफ से विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। विशेष रूप से धन्यवाद इसलिए कि दरअसल आप उन किताबों का चयन करते हैं जो आम तौर पर पाठक के दिल पर, पाठक के हृदय पर अपना स्थान छोड़ जाती है और पढ़ने के लिए उत्सुकता तो छोड़ती ही है। उन्हें वो किताबें क्यों पसंद आए, इसके पीछे एक भाव छिपा होता है। उन किताबों का चयन जो आमतौर पर लोगों से छूट जाती है, आमतौर पर उपलब्ध नहीं होती जल्दी, या पढ़ें क्या, एक अच्छा पाठक आज पढ़ना चाहता है लेकिन वो किताबों तक पहुंच नहीं पाता। तो मुझे लगता है ये कार्यक्रम हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से एक गंभीर पाठक तक वह किताबें पहुंच रही हैं जो उन तक पहुंचना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप समय बहुत निकालते हैं बहुत और किताबों पर चर्चा करते हैं। आपका भी धन्यवाद रवि, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, और साथ में उन सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया जो कीमती समय निकाल करके इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं और सुनते हैं हमारे कार्यक्रम को। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कल शाम को ठीक 8 बजे संवाद के तहत, और बात होगी चालीसा विवाद के युवा आवाज और युवाओं की सोच पर। कल शाम 8 बजे तक के लिए आपसे विदा ले रहे हैं। बने रहें और देखते रहें द न्यू भारत। मुलाकात करेंगे कल। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।